नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं DLED 4th सेमेस्टर की गणित की परीक्षा होने में बस कुछ ही घंटों का समय बाकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को परीक्षा कक्ष में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है और उन सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी बताए हुए हैं, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। जल्द से जल्द आप इस वीडियो को देखकर ख़त्म करें और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आप ही से घुमा फिरा कर आपकी परीक्षा में पूछे जाने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमने लिया हुआ है, 0.000000 का घनमूल क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो मैंने घनमूल निकालने का सबसे अच्छा तरीका निकाला था कि आप दाईं तरफ से 3-3 के जोड़े बना लीजिए। देखिए, जब यहाँ घनमूल होगा तो 3-3 के जोड़े बनेंगे, जब वर्गमूल होगा तो 2-2 के जोड़े बनेंगे। यहाँ घनमूल की बात की जा रही है तो यहाँ पर 3-3 के जोड़े बना लीजिए। 125 00000। देखिए कुल कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं 125 का घनमूल कितना होता है, तो वो होता है 5, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125 होता है। ठीक है, तो 125 का घनमूल क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर हमें दशमलव कहाँ लगाना है, मेन पॉइंट आता है दशमलव लगाने का। दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं, तो हम 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर एक संख्या ये हो गई। अब 2 संख्या हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 3 हो गए, 1 2 और 3 संख्या हो गई। अब 3 संख्या के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा 0.005, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, यहाँ पर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। ठीक है, ये एकदम आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ घनमूल है तो 3-3 के जोड़े बना लीजिए, वर्गमूल है तो 2-2 के जोड़े बना लीजिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के 3 कोणों का योग 270 है, तो चौथे कोण का माप बताओ। देखिए, चतुर्भुज कैसा भी हो, चाहे चक्रीय हो चाहे नॉर्मल चतुर्भुज हो, आपका जो ये चतुर्भुज होता है इसमें चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, तो 3 कोणों का योग दे रखा है 270, तो 360 में 270 घटा देंगे तो चौथे कोण का माप निकल के आ जाएगा। 0 में 0 गया, 0 आया। 6 में 7 जाएगा नहीं, इधर से इकाई दहाई लेंगे, कैरी लेंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 में 7 घटेगा 9, 3 बचेगा 2, 2 में 2 गया 0, यानी यहाँ पर जो उत्तर आएगा आपका 90। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आपने कोई पासा फेंका, ठीक है, तो वहाँ पर अभाज्य संख्या आने की कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं, 6 नंबर होते हैं ना। मान लीजिए हमने पासा फेंका, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अभाज्य कितनी स्थितियां होंगी, यानी कितने अवयव होंगे। तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो अभाज्य कौन कौन से होते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यानी यहाँ पर कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 25x² - 625 बराबर 0। इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सीधा सा, आपको कुछ नहीं करना है। 625 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 625। x² बराबर 625, यहाँ जो ये 25 था इसको इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो ये 25 कट जाएगा तो बचेगा 25। x बराबर √25 हो जाएगा, तो 25 का जब √ करेंगे तो उत्तर आएगा 5। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 5। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर ज़्यादा अगर सिंपल सा दे रखा है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर कुछ नहीं करना है। ऊपर से ये तो ऑप्शनल वाला है, यानी बहुविकल्पी है। यहाँ पर तो आप किसी भी तरह आप उत्तर ले आइए, बस वो भी सही, गलत उत्तर नहीं, सही उत्तर लाना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, tan 30 × sin 60 अपॉन tan 45। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज रख देनी है और आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan 30 की कितनी वैल्यू होती है,
tan 45 की कितनी वैल्यू होती है और sin 60 की। देखिए tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। अब sin 60 की कितनी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अपॉन में tan 45 है, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या कटने लायक है, एक एक ये कट जाएगा, √3 ये कट जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा 2, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। आसान सा है, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज रख देनी है दोस्तों। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज रखना नहीं आता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद नहीं होती हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप एक वीडियो है वो देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री को 5 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 से लेकर 3 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आपकी डीएलएड 4th सेमेस्टर की गणित की परीक्षा में। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होना बहुत जरूरी है। टेबल को याद करना है तो 5 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो देख लीजिए, 3x² + 10x + 8 = 0, इसको हल करना है। हल करने का मतलब है यहाँ पर बराबर 0 लगा, यानी x की वैल्यू आपको पता करनी है। तो कैसे यहाँ पर हम पता करेंगे x की वैल्यू, तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें 10x को 2 फॉर्म में तोड़ना होगा। ये 3 है, ये 8 है, 8 3 होता है 24, यानी 10x को हमें इस फॉर्म में तोड़ना है कि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने या घटाने पर 10x आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 10x को 6x + 4x इन 2 फॉर्म में तोड़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी 3 कॉमन हो सकता है। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ पर x कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर कुल मिला के कॉमन कितना ले रहे हैं 3x। जब 3x² से हम 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा x। जब 6x में हम 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पर कितना कॉमन ले लिया, x + 2 कॉमन ले लिया। तो यही x + 2 उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, x + 2 रख दिया। अब इसके बाद यहाँ आपने देखा कि 4x है, यहाँ x है, तो बचेगा कितना, ऊपर है 4x, नीचे है x, तो x कटेगा, बचा कितना 4 बचा ना, तो 4 हमने यहाँ पर रख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 3x + 4 एक ब्रैकेट में ले लेना है, x + 2 एक ब्रैकेट में ले लेना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये अलग कर लीजिए, ये अलग कर लीजिए। x + 2 = 0, 3x + 4 = 0, क्योंकि यहाँ पर 0 था तो दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ पर आ गया x - 2, यहाँ पर हो गया आपका ये 3x, ये प्लस का 4 बराबर की इस तरफ आया तो -4 हो गया। अब 3x को x से अलग करेंगे, 3 को, तो उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा x = -4/3। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में अधिकांश 2 वैल्यूज आती हैं x की, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। a बराबर ब्रैकेट के अंदर 5 6 7 8, b बराबर 2 4 6 8। a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b बहुत आसान है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि a यूनियन b कितना आएगा। सभी संख्याएं ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं करते। जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। देखिए हमने यहाँ पर 6 और 8 को रिपीट नहीं किया। सारी संख्याएं लेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। और a इंटरसेक्शन b में क्या होता है, जो दोनों में संख्या होती हैं सिर्फ वही लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6 और 8 है इसमें, और इसमें भी 6 8 है, दोनों में कॉमन है, तो 6 और 8 केवल हम लेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ क्लियर होगी, बहुत बार बताया, बहुत आसान होता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर लंबे 4.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिता घुमाने से बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपकी परीक्षा में आ भी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं, जब भी हम परिता घुमाने की बात आती है और उससे बेलन बन रहा होता है, तो यहाँ पर आप देखिए किसके परिता घुमा रहे हैं, लंबाई के परिता घुमा रहे हैं। यानी अगर लंबाई के परिता घुमा रहे हैं तो जो बेलन के नीचे वृत्त बनता है ये वाला, ठीक है, तो इसका जो परिमाप होता है वो जिसके परिता घुमाते हैं उसके बराबर। जैसे लंबाई के यहाँ पर परिता घुमा रहे हैं तो नीचे जो वृत्त बन रहा है उसका जो परिमाप होगा वो लंबाई के बराबर होगा, और जो बेलन की ऊंचाई होती है वो चौड़ाई के बराबर होती है। तो ये चीज़ दोनों क्लियर कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, कहीं लिख के 10 बार याद कर लीजिए कि अगर किसी आयत को लंबाई के परिता घुमा रहे हैं, बेलन बना रहे हैं, तो बेलन के जो नीचे वृत्त होगा उसका जो परिमाप होगा वो लंबाई के परिता होगा। जिसके परिता घुमाएंगे उसके बराबर होगा परिमाप।
तो यहाँ पर प्रश्न को करते हैं, लंबाई 10 है, चौड़ाई 4.4 है, तो परिमाप जो होगा वो लंबाई के बराबर होगा। तो परिमाप बराबर 2 पाई आर, परिमाप यहाँ पर 10 हो जाएगा क्योंकि लंबाई के परिता घुमा रहे तो ये 10 रख दिया। 2 पाई आर 2 22/7 आर। ठीक है, अब जितनी भी चीज़ें हैं सबको उस तरफ भेज दीजिए। तो ये 10 × 7 बटे 2 × 22, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35/22। यहाँ पर जो आर निकल के आया वो 35/22 आ गया। अब बेलन का आयतन आप आसानी से निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई है 22/7 और जो आपका आर निकला था 35/22, 2 बार गुणा कर दिया, और जो एच है यानी ऊंचाई है हमने चौड़ाई के बराबर मानी थी तो 4.4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 × 35 हो जाएगा, और ये 22 4.4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 0.2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 × 35 × 0.2 बराबर 35 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो बेलन का आयतन निकल के आपके सामने आ गया 35 घन सेंटीमीटर। अगला यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम लिखो। आपने 2 सिक्का उछाले, कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं? तो सिक्का और पासा से संबंधित ये फुल वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। तो सिक्का उछालने पर कौन से परिणाम प्राप्त होंगे? पहले परिणाम तो ये होगा कि पहले सिक्के में एच आ जाए, दूसरे सिक्के में भी एच आ जाए। एच का मतलब हेड और टी का मतलब टेल। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि पहले सिक्के में एच आ जाए, दूसरे सिक्के में टेल आ जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले सिक्के में भी टेल आए और दूसरे सिक्के में भी टेल आए। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 4 परिणाम संभावित हैं 2 सिक्का उछालने पर। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर L + R। ये L क्या होता है? ये L होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये शंकु बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जो होती है, ठीक है, ये वाली तो होती है आपकी ऊंचाई, लेकिन ये जो बनी हुई है ये, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं L, और ये इधर वाला आपका H होता है और ये आपका R होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि H कहाँ है, R कहाँ है, L कहाँ है। अब इसके बाद हमें L पता करना है, तो L निकालने का फॉर्मूला होता है √H² + R²। ठीक है, ये क्यों होता है? जैसे आपने अभी मैंने दिखाया था कि ये इस तरह कुछ बन रहा था, तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर आप क्या डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये बनाया तो यहाँ पर आपके सामने H ये है, R ये है, L ये होता है। तो हमें L निकालना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, L² बराबर H² + R²। ठीक है, तो हमें L² हटाना है तो दूसरी तरफ लग जाएगा √। तो यही आपके सामने इक्वेशन निकल के आएगी, √H² + R²। आगे देखते हैं, जब H है 4, R है 3, तो 4² करेंगे आएगा 16, 3² करेंगे आएगा 9, 16 9 होगा 25, तो 25 का जब √ करेंगे तो आएगा 5। यहाँ पर L आपके सामने निकल के आ गया 5। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं, पाई आर ब्रैकेट के अंदर L + R। पाई है 22/7, R है 3, L है आपका 5 निकाला, R 3 दे रखा है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 22 × 3 × 8, 5 3 जुड़ के हो जाएगा 8, अब 7। अब यहाँ पर इन सभी को गुणा करके भाग दे दीजिए, ये सब आपका करना काम है। यहाँ पर जो उत्तर आएगा 75.43 वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ सदैव वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, जो आयतन होता है वो घन में आता है, जो आपका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये सब किस में आते हैं? ये सब वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या पहली होगी 2, 3, 5, 7, 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ कितने पद हैं? 5 पद हैं। ठीक है, और ये 5 क्या होता है? विषम होता है। तो यहाँ पर मध्यिका का विषम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मध्यिका बराबर n + 1/2वां पद। n कितने? 5, तो 5 + 1/2 यानी 6/2, तो ये आ जाएगा 3वां पद। तो तीसरे पद का मान कितना है? 1 2 3, ये है तीसरे पद का मान। तीसरे पद का मान हो गया 5। तो जो मध्यिका आपकी निकलेगी
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की जो मध्यिका निकलेगी वो आएगी 5। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है P और Q का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको थ्योरी भी नहीं बताऊंगा, थ्योरी आपके सामने लिखी, सिर्फ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका R है, ये है S। देखिए ये है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि को छूते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर ये चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है PQRS। तो PQRS में जो सम्मुख कोण होंगे, सम्मुख कोणों का योग 180 के बराबर होगा। अब ये जो S है और ये जो Q है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 180 के बराबर होगा। तो S दे रखा है 85 और Q नहीं दे रखा है, तो 180 में जब हम 85 को घटा देंगे तो आएगा 95। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 95। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, 2 नंबर में आता है, बेहद आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है P की भी वैल्यू बताओ, तो P और R ये दोनों सम्मुख यानी सामने के कोण हैं, तो इन दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों जोड़ने पर 180 आएगा, क्योंकि सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, ये नियम है। इसके बाद 180 में जब हम 80 घटाएंगे तो बचेगा 100। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू आ गई वो आपकी आएगी 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने Q की वैल्यू निकाली है और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने P की वैल्यू 100 निकाली। कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भिन्न के अंश से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने से 1/4 प्राप्त होता है तथा अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 से गुणा करने पर 2/3 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन प्रश्न में दे रखी है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न के हिसाब से ही करते जाना है और आपको उत्तर आ जाएगा। ये भिन्न को हम मान लेते हैं x/y। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे भिन्न के अंश में 2 घटाओ। ये देखो 2 हमने घटा दिया x में। हर में 3 जोड़ो, हर में 3 जोड़ दिया तो इसका जो वैल्यू हो जाती है वो 1/4 हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है? अंश में 6 जोड़ो, ये 6 जोड़ दिया। हर में 3 से गुणा करो, 3 से गुणा कर दिया तो 2/3 प्राप्त होता, तो ये 2/3 आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज ज्ञात करके उनके भिन्न के फॉर्म में रख देना, वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर तृतीय गुणा कर लेते हैं। 4 का जब हम x - 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 4x - 8। y+3 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा y+3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 इधर चला गया, -8 - 3 हो जाएगा -11। तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4x - 11 बराबर y। अब इसी तरह इसको जब तृतीय गुणा कर रहे थे तो यहाँ पर 3 का x + 6 में गुणा करेंगे तो 3x + 18 आ जाएगा। y × 3 यानी 3y का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू निकाल ली और ये आपका इक्वेशन 2 है। अब इसी y की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 2 में रख दें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमने y का मान समीकरण 2 में रख दिया तो ये बनेगा 3x + 18 बराबर 6। y की वैल्यू हमने निकाल दी 4x - 11, तो हमने यहाँ पर y की जगह 4x - 11 रख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 6 चौक 24x - 66। ठीक है, अब x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए। ये 3x इधर है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 24x - 3x आएगा 21x। यहाँ 18 है, ये माइनस का 66 था, इधर आया प्लस का 66 हो गया, दोनों को जोड़ा तो हो गया 84। अब 21x है, यहाँ मल्टीप्लाई में बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी 84/21। तो x की वैल्यू आ गई 4। अब यही x की वैल्यू हम किस में रख देंगे? x की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन यानी समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 4x - 11 बराबर y। ये आपकी समीकरण थी। तो यहाँ पर x का मान हमने 4 रख दिया, तो 4 × 4 - 11 बराबर y। 4 चौको होता है 16, 16 - 11 बराबर 5। y की वैल्यू आपके सामने आ गई 5। तो यहाँ पर जो हमने भिन्न मानी थी x/y, तो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल उत्तर होगा वो होगा 4/5। इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न के हिसाब से ही करते रहना होता है और आपका फाइनल उत्तर आ जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, परिमाप ज्ञात करो।
देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है और वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको मालूम है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल की वैल्यू रख दीजिए 441, भुजा स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट 441। 441 किसका स्क्वायर होता है? वो होता है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा आपके सामने निकल गई 21 मीटर। ये मैंने भुजा क्यों निकाली, इसका भी कारण समझना बेहद जरूरी, क्योंकि परिमाप हमें ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता होती। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप जो होता है 4 इंटू भुजा 21 दे रखी, 4 इंटू 21 बराबर 84 मीटर। परिमाप जो होता है वो सदैव मीटर में ही निकलता है, यानी जिसमें भुजा दी होती है उसी में परिमाप निकलता है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर ये जो हल्की सी रास्ता है, ठीक है, ये जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई है वो है 50 सेंटीमीटर। ये चारों तरफ 50 ही होगी, ठीक है, तो ये 50 है। और टोटल दे रखी बगीचे की लंबाई मार्ग सहित यहां से लेकर यहां तक ये पूरी 51 दे रखी है। तो आप ये बताइए कि जब ये 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, दोनों मिला के कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यानी अगर दोनों तरफ की लंबाई चौड़ाई जो है इसकी मिला दें तो वो हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है। और ये टोटल है आपका 51। तो 51 में जब हम 1 घटाएंगे तो वो आ जाएगा 50। यानी जो रास्ते को अगर मार्ग को छोड़ दें तो जो शेष आपका बगीचा है उसकी भुजा हो जाएगी 50 मीटर। क्यों हो जाएगी? जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 50 है, यहां पर भी 50 है, तो 50-50 को जोड़ा 100 सेंटीमीटर हो गए। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। तो यहां पर 51 माइनस 1 कर देंगे तो आपकी जो बगीचे की लंबाई है वो निकल के आ जाएगी 50 मीटर। अब मीटर आपकी जो भुजा है वो निकल के आ गए तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालना बेहद आसान हो जाएगा। भुजा स्क्वायर 50 स्क्वायर हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात समझने की जरूरत है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं कि आखिर इसमें करे क्या, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ मीटर दे रखा है। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है कि ये 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। जब हमें लंबाई निकालनी होगी तो क्या करेंगे? इधर का भी तो माइनस करना पड़ेगा, दोनों तरफ का माइनस करना पड़ेगा ना, कि एक तरफ माइनस करने से काम चल जाएगा, नहीं होगा ना, दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। तो ये 50 टोटल हो गया 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। यहां पर आप देख सकते हैं हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया है इसको। मार्ग की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई को ही हमने सीधा मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 50/100 हो गया 0.5, 0.5 जोड़ के हो जाएगा 1 मीटर। तो बगीचे की लंबाई हो गई 1 मीटर। तो बगीचे की जो लंबाई होगी वो 51 माइनस 1 होगी, तो वो हो जाएगी 50 मीटर। ये जो 1 है ये आपका दोनों तरफ के मार्ग का चौड़ाई है, ठीक है। तो ये जो भुजा आपकी हो गई 50, तो 50 के स्क्वायर को 2500 मीटर। प्रश्न संख्या 16 है 15x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18। तो इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड हर बार आता है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं देखा है सीखना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। गुणनखंड का वीडियो है, बेहद आसान तरीके से समझाया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी कॉमन मिलने लायक है उसको कॉमन लेकर बाहर कर दीजिए। यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 हमने बाहर कर दिया। 15x की पावर 4 में जब 3 कॉमन लिए तो बचेगा 5x की पावर 4। 3x स्क्वायर में जब हमने 3 कॉमन लिया तो बचेगा x स्क्वायर। 18 में जब हमने 3 कॉमन लिए तो बचेगा 6। अब आप इसका गुणनखंड कीजिए। 5x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 6, तो x स्क्वायर यानी ये 1x स्क्वायर है। तो इसको हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि गुणा करने पर 5 छक्का 30 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रश्न में ही दे रखा है 5 और 6। यहाँ पर अगर हम 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर करें तो इन दोनों को गुणा करने पर 30 भी आ रहा है और दोनों को घटाने पर 1 आ रहा है। तो वही हमने यहाँ किया 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 5x की पावर 4 में x स्क्वायर कॉमन लेंगे बचेगा 5x स्क्वायर। 6x स्क्वायर में जब हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 6। अब इसी 5x स्क्वायर प्लस 6 को हमने यहाँ पर उठा के रख दिया।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर दे रखा है -5x², नीचे दे रखा है 5x², तो 5x² घटेगा, कट जाएगा तो बचेगा -1। तो यहाँ पर हमने -1 रख दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x² -1 एक ब्रैकेट में, 5x² + 6, 5x² + 6 ये एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर x² -1 दे रखा है, यानी ये दे रखा है x² -1²। तो यहाँ पर क्या होता है, a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, a + b। तो यहाँ पर x -1 हो गया और x +1 हो गया, यही आपका गुणनखंड हो गया। देखिए जहाँ तक खंड होते जाए वहाँ तक आपको करते रहना है, वरना आपका सही उत्तर नहीं आएगा। अगला जो प्रश्न है, मध्यिका ज्ञात करो। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में हर हाल में आना है, कोई रोक नहीं सकता। पद दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। यहाँ पर आपको प्रश्न के सापेक्ष एक दूसरी भी सारणी बनानी पड़ती है, पद बारंबारता, और तीसरा कॉलम इसमें ऐड करना पड़ता है संचयी बारंबारता का। पद और बारंबारता तो आपके प्रश्न में ही दे रखे होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपके प्रश्न में ही दे रखा है। आपको संचयी बारंबारता निकालने, तो 2 का हम लिख देते हैं 2, और 2 5 हो जाता है 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19। तो यहाँ पर जो टोटल पद निकल के आ जाते हैं वो आ जाते हैं 19। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पद बराबर 19, यानी n की जो वैल्यू है 19, और ये क्या है, ये विषम है। तो यहाँ पर मध्यिका का विषम वाला फार्मूला लगेगा। तो मध्यिका बराबर n + 1/2 हुआ पद, तो 19 + 1/2 यानी 20/2। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये काट देंगे इसको, 2 10, तो ये 10वां पद आ गया। तो यहाँ पर हमें 10वें पद का मान ज्ञात करना है। तो हम फिर से सारणी में जाते हैं, संचयी बारंबारता वाली कॉलम में देखते हैं कि 10 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 10 से जस्ट बड़ा। तो 10 से जस्ट बड़ा 11 है, तो 11वें का मान हम देख लेते हैं, वो है 6। तो यहाँ पर जो आपके 10वें पद का मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो मध्यिका आपकी होगी वो भी 6 हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि मध्यिका का मान कैसे देखते हैं, जो पद का मान है वो कैसे देखते हैं। जैसे 10वें पद का मान देखना है तो आपको जस्ट उससे बड़ा देख लेना है। अगर कभी ये भी आ जाए कि 11वें पद का मान, तो 11वें पद का मान तो सिंपल है कि 11वां का देखेंगे। अगर 10 का आ जाए, 9 का आ जाए, तो देखेंगे कि उससे जस्ट बड़ा कौन सा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि 10 से बड़ा तो 16 भी है, तो 16 का मान देख, नहीं, 10 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा, तो वो होगा 11। तो 11वें पद का मान देख लेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और दोस्तों आपसे निवेदन है कि कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत मत कीजिएगा। जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर आपको बताए हैं, अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।